हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, हम इजीली डिटर्मिनेंट को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिंपल वे से हम डिटर्मिनेंट को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ द रोज एंड कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट, इफ rows and column of a determinant are interchanged, then the value of determinant remains unchanged। मतलब क्या है इसका कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है d इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 3 4 7 6 2 1। इस प्रकार से आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, इसके रो या कॉलम आप क्या कर रहे हो, इंटरचेंज। रो एंड कॉलम क्या कर रहे हो, आप इंटरचेंज कर रहे हो। इसके जो रो है, जो कि फर्स्ट रो है, इसका ये क्या है, सेकंड रो है, ये क्या है, थर्ड रो। आपने क्या किया कि जो रो को आपने इंटरचेंज कर दिया, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया। जैसे कि यहां पर देखिए डी डैश इक्वल टू आपके पास जो कि फर्स्ट रो था 1 2 3, इसको आपने बना दिया फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 2 3 1 2 3 फर्स्ट कॉलम बना दिया। जो कि आपके पास सेकंड रो है, जो कि आपके पास जो सेकंड रो है उसको आपने सेकंड कॉलम बना दिया 3 4 7, और जो थर्ड रो था उसको आपने थर्ड कॉलम के साथ ट्रांसफर कर दिया। यहां पर देखिए 6 2 1। तो इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि d इक्वल टू क्या होगा, तो d डैश। जो डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वही d डैश की भी वैल्यू होगी। जो d की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, तो d डैश की वैल्यू होगी। ओके, आपको समझ में आ रही है बात। जब आप रो को कॉलम में ट्रांसफर कर रहे हो, जब आप रो को आप कॉलम में ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे कि यहां पर R1 है उसको आपने C1 में ट्रांसफर कर दिया, कॉलम फर्स्ट में ट्रांसफर कर दिया। जो कि R2 है सेकंड रो है, उसको आपने सेकंड कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। जो कि थर्ड रो है उसको आपने थर्ड कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। जैसे कि हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखेंगे कि डी का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। तो यहां पर देखिए d इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1। क्या करेंगे आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो छोटा वाला डिटर्मिनेंट बचा है उसकी वैल्यू निकालिए। 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 7 14 माइनस 2 -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, जो बचा है उसका आप क्या निकालिए, तो डिटर्मिनेंट 1 इंटू 3 3 माइनस 6 7 42 प्लस 3 इंटू, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आप डिलीट कर दीजिए, 2 3 6 6 4 24। अब इसकी वैल्यू निकाली, d इक्वल टू 4 माइनस 14, 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा, तो -10, 4 माइनस 14 -10 -2 इंटू 3 माइनस 42 यानी कि 39 -39, 3 माइनस 42 यानी कि -39 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 24, 6 माइनस 24 कितना बनेगा, तो 18 -18 बनेगा। कितना बनेगा, तो -18। कितना बनेगा, तो -18। अब क्या करना पड़ेगा, -2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से इसे मल्टीप्लाई। यहां पर देखिए -2 से हम -39 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से हम -18 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए d इक्वल टू -10 माइनस इंटू माइनस प्लस 39 2 इंटू 39, यहां पर क्या हो जाएगा, तो 78 और 3 इंटू 18 मतलब कितना हो जाएगा, तो यहां पर माइनस 3 इंटू 18 54। तो इसकी एडिशन बना दीजिए, d इक्वल टू -10 प्लस 78 -10 प्लस 78 कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखिए d इक्वल टू -10 प्लस 78 68 माइनस 54, 68 माइनस 54
68 माइनस 54, तो d इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ पर 68 माइनस 54, यहाँ पर हो जाएगा ये 60 बन जाएगा और एक 8, तो यहाँ पर 14 बन जाएगा। कितना बन जाएगा तो 14, कितना बन जाएगा तो 14। यहां पर देखिए 54 ये 6 बन जाएगा और ए 8 और 6 और 8 तो 14, यहां पर डी की वैल्यू कितनी बनेगी 14। और आप डी डैश की वैल्यू चेक कीजिए, डी डैश की वैल्यू चेक करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो डी डैश की वैल्यू हम जब चेक करेंगे तो हमें डी की ही वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके, डी की ही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकाल के देखिए, डी डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, डी डैश इक्वल टू यहां पर 1 इंटू 4 इंटू 1 4 माइनस 7 इंटू 2 14 माइनस 3 इंटू यहां पर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 1 इंटू 2 2 माइनस 6 प्लस 6 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का डिलीट कर दीजिए, 7 इंटू 2 14 माइनस 3 इंटू 4 12। यहां पर क्या मिलेगा, डी डैश इक्वल टू 1 इंटू 4 माइनस 14 माइनस 10 बन जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 2 माइनस 6 माइनस 4 बनेगा, प्लस 6 इंटू 14 माइनस 12 यानी कि 2। डी डैश इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस 10 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि माइनस 10। यहां पर डी डैश की वैल्यू क्या बनेगी, तो माइनस 10 प्लस 24 यानी कि कितना बनेगा, तो डी डैश इक्वल टू कितना बन गया 14। यहां पर देखिए डी डैश की वैल्यू 14, डी की वैल्यू कितनी बन गई 14, यहां पर डी की वैल्यू 14 है और डी डैश की वैल्यू भी 14 है। इसका मतलब क्या है कि आप डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देंगे तो वहां पर डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं नजर आएगा। ओके, यानी कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, उसके आपने रो है उसको आपने ट्रांसफर कर दिया कॉलम के साथ, तो उसके डिटरमिनेंट में कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा है कि डी की वैल्यू इसको हमने इंटरचेंज कर लिया था कि जो कि रो है उसको हमने कॉलम में ट्रांसफर कर लिया, लेकिन डी की वैल्यू और डी डैश की वैल्यू में कोई भी हमें फर्क नजर नहीं आया। ओके, इसके बाद में हम अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। अब यहां पर देखिए हम सेकंड प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। यहां पर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, यहां पर देखिए इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, कौन से भी दो रोज और दो कॉलम of a determinant are interchanged, then the value of determinant changes by sign only। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है, डिटर्मिनेंट के आप कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आप क्या कर रहे हो, इंटरचेंज। क्या कर रहे हो, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, क्या कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो कोई भी दो रो या दो कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस होता है। क्या चेंज होता है, सिर्फ ओनली साइन, साइन चेंज होता है। क्या होता है, सिर्फ साइन का फर्क गिरता है। यहां पर देखिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23, या आप इस तरह से समझिए, आपने क्या कर दिया यहां पर आप ए बी सी डी ले लीजिए। यहां पर आप A1 A2 A3 B1 B2 B2 B3 C1 C2 C3। आपने क्या कर दिया, कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपने क्या कर दिया, इंटरचेंज, अदला बदल कर दी उनके। क्या कर दी, अदला बदल कर दी, तो उनके वैल्यू में भी फर्क आएगा, लेकिन वो फर्क किस में आएगा, तो उसके सिर्फ साइन में आएगा। किस में फर्क आएगा, तो सिर्फ साइन में फर्क आएगा। किस में फर्क आएगा, सिर्फ साइन में। जैसे कि आपने डी डैश में कन्वर्ट कर लिया है, इसे किस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया है कि इसके दो रो या दो कॉलम कोई भी आपने इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया, इंटरचेंज। जैसे कि फर्स्ट रो है और सेकंड रो, इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। जो फर्स्ट रो था उसको सेकंड रो बना दीजिए और जो सेकंड रो था उसको फर्स्ट रो बना दीजिए। जो कि सेकंड रो था हमने उसे फर्स्ट रो बना दिया और जो फर्स्ट रो था उसे हमने सेकंड रो बना दिया। A1 A2 A3 और थर्ड रो एज इट इज रख दिया हमने C1 C2 C3।
तो इसके वैल्यू में सिर्फ फर्क कितना आएगा, तो माइनस का फर्क आएगा, जो कि डी की वैल्यू होंगी तो माइनस डी डैश, डी की और डी डैश की वैल्यू में सिर्फ माइनस का फर्क आपको नजर आएगा। फॉर एग्जांपल इसका हम एक एग्जांपल ले लिए तो हमें क्या मिलेगा, डी इक्वल टू आपने लिया 1 2 3 और यहां पर आप ले लीजिए 2 3 1 और यहां पर लेंगे हम 3 2 1। इस प्रकार से हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी उसे हम देखेंगे। d इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू यहां पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद 1 इंटू 2 2 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए 2 इंटू 2 4 माइनस 3 3 जा 9। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, तो d इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस 2 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 9 कितना बनेगा, तो माइनस 5। अब इस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 1 1 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू माइनस 5 कितना बनेगा, तो माइनस 15। ओके, तो इसकी वैल्यू d इक्वल टू 1 प्लस 2 3 माइनस 15 यानी कि कितना, d इक्वल टू माइनस 12। d की वैल्यू कितनी निकली, माइनस 12। अब क्या करना है, हमें कोई भी दो रो या दो कॉलम को हमें इंटरचेंज करना है। जैसे कि हम फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर देखिए डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, जो कि सेकंड रो है उसे हमें क्या लिखना है, तो फर्स्ट रो। किस में लिखना है, जो कि हमारे पास सेकंड रो है उसे हमने फर्स्ट रो बना देना है और जो फर्स्ट रो है उसे हमें सेकंड रो बना देना है। जैसे कि यहां पर 2 3 1 है सेकंड रो, इसे हम फर्स्ट रो लिखेंगे 2 3 1 और जो कि फर्स्ट रो था उसे हम सेकंड रो लिखेंगे 1 2 3 और थर्ड रो एज इट इज 3 2 1। अब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, तो 2 इंटू फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 3 6 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 3 9 और प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए 2 इंटू 1 2 माइनस 3 2 जा 6। तो यहां पर क्या करने जा रहे हैं हम, 2 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4 और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 9 कितना बनेगा, माइनस 8 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4 1 इंटू माइनस 6 माइनस 4। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 8 24 माइनस 4। तो यहां पर क्या बनेगा, माइनस 8 प्लस 24 माइनस 4 कितना बनेगा, 20 माइनस 8 प्लस 20 कितना बनेगा, तो 12 बनेगा। और यहां पर देखिए डी डैश, इसका हमने डी डैश निकाला, डी डैश की वैल्यू कितना बन गई, तो माइनस 20। अब यहां पर देखिए डी और डी डैश की वैल्यू में क्या फर्क नजर आया, सिर्फ आपको माइनस का, किसका फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ माइनस का फर्क नजर आ रहा है। कब माइनस का फर्क गिरेगा, दो डिटर्मिनेंट में कब माइनस का फर्क गिरेगा, तो आपको नजर आ रहा होगा, वहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे कि जो कि डी डिटर्मिनेंट है, जो कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, उसका फर्स्ट रो आपको यहां पर सेकंड रो में दिखाई दे रहा है, या सेकंड रो और इसका सेकंड रो फर्स्ट रो दिखाई दे रहा है। यहां पर दो रो या दो कॉलम कोई भी इंटरचेंज नजर आ रहे होंगे, तो इसके डिटर्मिनेंट में सिर्फ कितना फर्क नजर आएगा भैया, माइनस का। सिर्फ कितना फर्क नजर आएगा, तो माइनस का फर्क नजर आएगा। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी है कि जब भी आप कोई भी रो या सारे के सारे रो या सारे के सारे कॉलम, आप रो को आप कॉलम में ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। कब, जब सारे के सारे आपने रो डिटर्मिनेंट के सारे रो को आपने कॉलम में ट्रांसफर कर दिया, तो उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि कोई भी दो रो या कॉलम को आपने इंटरचेंज कर दिया, कोई भी दो रो ले लीजिए या दो कॉलम ले लीजिए, आपने इंटरचेंज कर दिया। जैसे कि C1 को आपने C2 में ट्रांसफर कर दिया और C2 को आपने C1 में, C1 को आपने C2 में ट्रांसफर कर दिया और C2 को आपने C1 में ट्रांसफर कर दिया।
तो यहाँ पर इंटरचेंज हो रहे, क्या हो रहे, C1 C2 में, C2 C1 में, तो इसमें बस माइनस का फर्क नजर आएगा। इसके बाद में हम थर्ड प्रॉपर्टी पर आए। अब यहां पर हम देखने जा रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी। हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर देखिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम, इफ कोई भी दो रोज और कोई भी दो कॉलम्स, आप क्या कर रहे हो, सॉरी यहां पर एनी दो रोज, कौन से भी दो रो या दो कॉलम क्या है, आर आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या है, तो आइडेंटिकल है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी, तो जीरो। डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या है, तो जीरो है, कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या है, जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। कोई भी दो रो या दो कॉलम आर आइडेंटिकल, जैसे कि डी है अपने पास, तो A1 A2 A3, और यहां पर भी क्या है, तो A1 A2 A3, और यहां पर B1 B2 B3। यहां पर दो रो देखिए, फर्स्ट रो और सेकंड रो, ये क्या हो गए, आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप क्या बताने की, यहां पर सॉल्व करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, डायरेक्ट क्या लिखनी है आपको, जीरो। जैसे कि यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 यहां पर देखिए, यहां पर फिर 1 2 3 है, यहां पर R1 एंड R3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखनी है, हमें जीरो लिखनी है। आप इसे सॉल्व करके देखिए, आपको इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, तो जीरो। एक बार सॉल्व भी कर लीजिए इसे। 1 इंटू 5 3 जा 15, 2 इंटू 6 12, माइनस 2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 3 इंटू 4 12, माइनस 1 इंटू 6 6, प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8 माइनस 5, 1 इंटू 15 माइनस 12 यानी कि 3 माइनस 2 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 6, 3 इंटू 8 माइनस 5 3, यहां पर क्या बनेगा 3, 6 2 जा 12 और 3 3 जा 9, तो यहां पर 3 प्लस 9 12 माइनस 12 कितना बन गया, तो जीरो। डी की वैल्यू कितनी बन गई, तो जीरो। कब डी की वैल्यू जीरो रहेगी, जब यहां पर तभी रहेगी ऐसा नहीं, जब तभी रहेगी ऐसा नहीं, लेकिन जब दो रो या दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो उसकी वैल्यू जीरो बनेगी ही बनेगी। लेकिन हर बार ऐसा ही होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल ही है, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, तब भी इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है जब आइडेंटिकल दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं। लेकिन जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो 100% उसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो जीरो बनेगी। 100% उसकी वैल्यू जीरो बनेगी। कब बनेगी, जब दो रो या दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। लेकिन आप गौर कीजिए, एवरी टाइम जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, आपको दे दिया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, लेकिन आप ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इसके दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं है, तब भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। लेकिन जब दो आइडेंटिकल रो या कॉलम है, तो 100% उसकी क्या वैल्यू होगी, तो जीरो होगी। ओके, इसके बाद में हम फोर्थ प्रॉपर्टी पर आएंगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, हम क्या करने जा रहे हैं, कोई भी ईच एलिमेंट ऑफ रोज और कॉलम, किसी भी कॉलम या किसी भी रो को हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। के क्या है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट है। के क्या है, तो हमारे पास कांस्टेंट है। देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइड बाय अ सेम कांस्टेंट के, जब डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू निकालेंगे, जब आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तब आप उस जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो के होगा। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, यहां पर डी है आपके पास, डी की वैल्यू यहां पर a1 b1 c1 है, a2 b2 c2, देन a3 b3 और c3।
आपने क्या कर दिया, यहां पर इस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया, k से मल्टीप्लाई कर दिया। d डैश इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू a1, k इंटू b1, k इंटू c1, और सेकंड रो है आपके पास a2, b2 और c2, और थर्ड रो है आपके पास a3, b3 और c3। अब क्या फर्क नजर आएगा यहां पर, देखिए कि d की जो वैल्यू है, d की जो वैल्यू आएगी, सपोज आपके पास x वैल्यू आ रही, क्या वैल्यू आ रही, x आ रही, तो d डैश में क्या फर्क नजर आएगा, d डैश की वैल्यू जो होगी वो होगी k इंटू x, क्या होगी, तो k इंटू x। ओके, इसकी वैल्यू 30 नजर आ रही होंगी, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो को, तो आपको क्या मिलेगा, 60 वैल्यू, यानी कि 2 इंटू 60 में 2 इंटू 30। यहां पर देखिए आपके पास डी है, तो आपने कर दिया कि फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से, और इस डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू है आपके पास 30, आपने इसे डी डैश में कन्वर्ट कर लिया कि जो कि फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम था, आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसे, फर्स्ट कॉलम से। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम से, d की वैल्यू 30 होंगी, तो d डैश की वैल्यू 2 इंटू 30 होंगी, कितनी होंगी, तो 2 इंटू 30। आप d की वैल्यू जो है आपने d डैश ले लिया, तो d डैश को आपने a1, a2, a3, b1, b2, b3, आपने यहां पर देखिए k से मल्टीप्लाई कर रहे हो थर्ड कॉलम को, c1, k इंटू c2, k इंटू c3। अब क्या कर रहे हो आप, d डैश की वैल्यू और d की वैल्यू में क्या फर्क नजर आएगा, जब d की वैल्यू x होंगी तो d डैश की वैल्यू भी क्या होंगी, d डैश की वैल्यू k इंटू x होगी, क्या होगी, तो k इंटू x। ओके बेटा, इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आएंगे। अब यहां पर देखिए हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो if each element of row or column is expressed as the sum of two numbers, कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक्सप्रेस हो रहा है दो नंबर के साथ, वहां पर जो कॉलम है यहां पर देखिए a1 प्लस x प्लस b1 प्लस x प्लस c1 प्लस x। ओके, यहां पर a2, b2, c2 और a3, b3, c3, आपके पास इस प्रकार का डिटर्मिनेंट है। यहां पर देखिए फर्स्ट रो जो है वहां पर क्या दिखा रहा है, दो नंबर की सम दिखाई दे रही है। क्या हो रहा है कि दो नंबर की सम दिखाई दे रही है, तो आप इसे एक्सपांड कर सकते हो दो डिटर्मिनेंट के साथ, जैसे कि d को आप लिख सकते हो a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 प्लस x प्लस x प्लस x, तो यहां पर a2, b2, c2, a3, b3, c3। इस प्रकार से आप इसे सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हो, कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। आप इसे किस एक्सप्रेस में लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट के सम में भी आप लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपको नजर आ रहा होगा दो नंबर की सम में, तो आप इसे ही एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। दो डिटर्मिनेंट की क्या किसमें एक्सप्रेस कर सकते हो, तो दो डिटर्मिनेंट की सम में आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हो। इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा डिटर्मिनेंट, तो आप इसे इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब यहां पर देखिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड और अनदर साइड और बोथ दी साइड, एक साइड में या उसकी अनदर साइड में या बोथ साइड में, दो साइड में से एक साइड में किसके, तो प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है इसे समझिए, जिस एलिमेंट की पोजीशन i और j क्या है, तो सेम है, जैसे कि i j एलिमेंट, इस तरह का एलिमेंट जिसकी i इक्वल टू क्या है j, यानी कि जो i है रोज और कॉलम ये क्या है, तो सेम है।
जैसे कि A11, A22, A33, ये एलिमेंट क्या होते हैं? तो प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होते हैं? तो प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल ये कौन से एलिमेंट होते हैं? तो प्रिंसिपल डायगोनल जिसका I और J क्या है? तो इक्वल है। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? तो प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे कि डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट के जो वैल्यू है, ये जो बीच की वैल्यू A11, A22, A33, इसे ही हम क्या कहते हैं? तो प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल में से एक साइड में या बोथ साइड में क्या होनी चाहिए? बोथ साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0। जैसे कि यहां पर देखिए एक डिटरमिनेंट लेने जा रहे, यहां पर A11 0 0, A12 A21 0 0, या यहां पर लिखिए आप A22 A31 A32 A33। अब यहां पर देखिए जो कि प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके एक साइड में क्या है? तो 0 है। एक साइड में, इसकी ए साइड में क्या है? तो 0 है। अपर साइड में क्या है? तो 0 है। अब यहां पर देखिए डायगोनल की लोअर साइड, डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे वाले जो एलिमेंट है वह 0 रहने दीजिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहां पर देखिए ए क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है। A11 A22 A33, इसके जो नीचे है वो एलिमेंट 0 रहने दीजिए, या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 रहने दीजिए। एक साइड के एलिमेंट या इस साइड के एलिमेंट या बोथ साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, या दोनों के दोनों साइड में A11 A22 A33, यहां पर 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। इस टाइप का आपको डिटरमिनेंट दिखता होगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। जैसे कि इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट है उनका क्या कर देना पड़ता है आपको? प्रोडक्ट। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी? तो A11 इंटू A22 इंटू A33। यहां पर देखिए डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का जो कि प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर आपको 0 नजर आने दीजिए, या डायगोनल के नीचे आपको 0 नजर आने दीजिए। डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट है वह सभी के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। या ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0। या जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के 0 या ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। जो नीचे के सारे एलिमेंट या ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होंगे। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, डायरेक्ट क्या लिखना है? जो कि प्रिंसिपल डायगोनल है उनकी क्या कर देना है? आपको प्रोडक्ट कर देना है। जैसे कि A11 A22 इंटू A33, इनका क्या कर देना है? आपको प्रोडक्ट कर देना है, वही आपका डिटरमिनेंट निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास 1 2 3 0 4 6 0 0 8 है। अब इसके आप डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे इसका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 1 इंटू 4 इंटू 8, यानी कि D इक्वल टू 32। इस प्रकार से हमें प्रॉपर्टी का यूज होता है डायरेक्ट आप डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। अब यहां पर देखिए हम लास्ट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां पर देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहनी चाहती है इसके बारे में देखिए। ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? इफ डिटरमिनेंट D बिकम्स अ 0, डिटरमिनेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। कब हो रहा है? इफ पुटिंग x इक्वल टू k, x की जगह पर आप जब k की वैल्यू पुट अप करेंगे
तो डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है 0, देन वी से दैट x माइनस के इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या कहने जा रहा है, जब डिटर्मिनेंट है आपके पास x की जगह पर, आप यहां पर देखिए x की जगह पर आप जब t यहां आप k पुट कर रहे, k क्या है, एक कांस्टेंट है, जब आप कांस्टेंट पुट अप कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है 0 बन रहा है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन रही है 0। तब हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस क्या है इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे कि यहां पर देखिए एक डिटर्मिनेंट लेंगे हम x स्क्वायर और यहां पर x टू द पावर क्यूब, x टू द पावर क्यूब और यहां पर 2 4 8 और बीच में हम वैल्यू लेंगे यहां पर देखिए 5 9 16। अब क्या होगा 5 9 16 लेंगे, अब x की जगह पर यहां पर देखिए x की जगह पर आप यहां पर बीच में कुछ भी ले लीजिए, आप बीच में कुछ भी ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। 5 9 16। अब यहां पर देखिए x की जगह पर आप क्या पुटअप कर सकते हो, यहां पर आप जब 2 पुटअप करेंगे तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा आइडेंटिकल, यहां पर देखिए ना आप x की जगह पर आप जब 2 पुटअप करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 4 8 और यहां पर तो 5 9 16 और यहां पर क्या है 2 4 8। यहां पर देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो गया आइडेंटिकल, देन द डिटर्मिनेंट इज क्या हो जाएगा 0, देन द डिटर्मिनेंट इज 0। तो जब डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0 हो गया, डिटर्मिनेंट क्या हो गया बिकम्स 0। जब आपने x की वैल्यू k पुट कर दी, k की वैल्यू यहां पर क्या है तो 2 है, तब क्या हो जाएगा, तो k की वैल्यू जब आप यहां पर 2 पुटअप कर रहे हो, यहां पर देखिए जब हम k की वैल्यू तो पुटअप कर रहे हैं x k यानी कि कितना पुटअप कर रहे हैं हम 2, जब 2 पुटअप करेंगे x की जगह पर तो क्या हो जाएगा 2 4 8 और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो गया आइडेंटिकल, यानी कि d की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, d की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा इज अ फैक्टर ऑफ d का क्या हो जाएगा तो फैक्टर हो जाएगा। ओके, ये आपको बात समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल है। जब आप x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे और x माइनस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बन जाएगी, तब x माइनस 2 क्या बन जाएगा तो फैक्टर बन जाएगा किसका, तो d का। जब आप x की जगह पर 2 पुटअप करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो रही है 0 बन रही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बन रही है, मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके बेटा, आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होंगी। ओके, तो आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, यानी कि आपके दोस्तों को हमारे चैनल की मदद होगी। तो आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसके हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको जेई का मटेरियल मिलेगा, एमएसटी सीटी का आपको वहीं पर ही मटेरियल मिल जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।